कल की क्लास से कोई सवाल वगैरह है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास? अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे। ठीक है, कल हम बेसिक्स के बारे में देख रहे थे और हमने कल अकाउंटिंग लाइफ साइकिल जो है था उसके बारे में डिस्कशन की थी कि अकाउंटिंग लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह से बन रहा होता है। इसमें हमने देखा था सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन से अगली कहानी जो है वो हमारी शुरू होती है, हमारी चल रही होती है। और कल हमने फिर दो डेफिनेशंस जो है थी हमने वो भी पढ़ी थी बड़ी डिटेल में। हमने दो डेफिनेशंस थी, इनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें से हमने देखा था बुक कीपिंग क्या होती है, और दूसरा हमने देखा था बुक कीपिंग के अलावा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन जब हम देख रहे थे कि अकाउंटिंग क्या होती है, वहां पे हमने देखा था सिंपल, अगर मैं इसको समराइज करूं, कि हमने डाटा को प्रोसेस करके समराइज करके हमने प्रेजेंट करना होता है। सिंपल सी बात है, हमने उसको प्रेजेंट करना होता है। और प्रेजेंट हमने इस तरह से करना है कि जो हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके तक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिसमिनेट हो जाए, वो उनके तक पहुंचे। अब आप किसी भी बिजनेस की बात कर लो, किसी भी दुकान की, किसी भी कारोबार की बात कर लो, हम बिजनेस को यहाँ पे एंटिटी के वर्ड से लिख रहे हैं। किसी भी एंटिटी की बात कर लें आप, इसके यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे ओनर्स हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं शेयर होल्डर्स। इनकी नीड, इनकी वांट, इनकी डिजायर जो है वो डिफरेंट है। कस्टमर्स, ये डिफरेंट है। सप्लायर्स आप बीच में ले सकते हैं, इनकी डिफरेंट है। बैंक्स आप बीच में ले सकते हैं, आप क्रेडिटर्स ले सकते हैं। तो हर एंटिटी के यूजर्स जो है ना वो क्या है, वो डिफरेंट है। हमने क्या करना है, हमने तो एक एक हमने उनको इंफॉर्मेशन देनी है। अब आप खुद बताएं, क्या जो शेयर होल्डर के लिए इंफॉर्मेशन है और जो सप्लायर के लिए या बैंक के लिए इंफॉर्मेशन है, क्या वो सेम होगी? क्या दोनों की वांट, क्या दोनों की नीड अबाउट एनी इंफॉर्मेशन इन योर बिजनेस क्या सेम होगी? खुद बताएं जरा। अब आप खुद बताएं, बैंक आपसे क्या चाहेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन बैंक मांगना चाहेगा आपके बिजनेस में से? बैंक को मेन कंसर्न होगा आपने लोन कितना लिया हुआ है, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, आप इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। बैंक की मेन नीड क्या होगी, ये होगी। जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, उसकी नीड क्या होगी कि प्रॉफिट्स कितना कमा रहे हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, सेल्स कितनी बिजनेस में हो रही हैं, इसकी नीड ये होगी। एम्प्लॉयज हैं, उनकी नीड क्या होगी, सैलरीज कैसे पे की जा रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, उसकी नीड क्या होगी कि प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट के ऊपर इनका टैक्स कितना बन रहा है, ये गवर्नमेंट की नीड होगी। इसका मतलब किसी भी एंटिटी के, किसी भी बिजनेस के डिफरेंट यूजर्स हैं, और हर यूजर की डिजायर, हर यूजर की नीड क्या है, डिफरेंट है। तो क्या हम हर यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसको वेरियस इंफॉर्मेशन क्या पर्सनली बताएंगे? क्या आपको बैंक वाले कॉल करेंगे, बैंक भाई ये देख लें कि जी हमें ये चीज चाहिए, तो आप बैंक वालों को फौरन ईमेल कर देंगे? अगर कस्टमर को कोई चीज चाहिए तो क्या आप कॉल करेंगे कस्टमर को, कस्टमर भाई ये लें जी, जो आपने चीज बताई है वो हम ले लेते हैं? नहीं, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप हर बंदे के कॉल के ऊपर, हर बंदे के मुतालबे के ऊपर उसको अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो जाएगा? द आंसर इज यस, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस। तो हमने क्या करना है, हमने फिर उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देना है, हमने उनको एक ऐसा पर्चा दे देना है जो इन लोगों की तमाम नीड्स को, जो इन लोगों की तमाम वांट्स को, जो इन लोगों की तमाम डिजायर्स को पूरा कर रहा हो।
एक पर्चा दे देंगे, उस पर्चे को गवर्नमेंट पढ़े, उसको समझ आ जाए, उस पर्चे को सप्लायर पढ़े, समझ आ जाए, उस पर्चे को शेयर होल्डर पढ़े, समझ आ जाए, उस पर्चे को कस्टमर पढ़े, समझ आ जाए, उस पर्चे को बैंक पढ़े, समझ आ जाए। तो हमने एक उनको ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो जो पर्चा देना है, वो हमने कहाँ पे सीखना है, वो हमने यहाँ पे अकाउंटिंग में सीखना है। और उसके लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ये तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं। और वो पर्चा जो इन तमाम लोगों की जरूरियात को पूरा करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहे होंगे। हकीकत में हमारा कंसर्न जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही है। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, तो हमने हकीकत में क्या देखना है, हमने हकीकत में पढ़ क्या रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। हमने यहाँ पे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखना है, उनको प्रेजेंट करना सीखना है, और उसमें जो चीजें हैं वो भी हमने क्या करनी है, कैसे उसको बतानी है, वो हमने यहाँ पर सीखनी है। तो एक्चुअल में ये तमाम चीजें जो हैं वो हमने यहाँ पर सीखनी है। अब अकाउंटिंग साइकिल याद है आप लोगों को? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, कि भूल गए हो? अब अकाउंटिंग साइकिल में जो हम कल बात कर रहे थे, जो हम डिस्कस आउट कर रहे थे, हम कहानी की स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन से। उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के बाद मतलब उनके रेलेवेंट बुक ऑफ प्राइम एंट्री में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसको फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनके रेलेवेंट अकाउंट्स बनाते हैं, जिसे हम लेजर कहते हैं। अकाउंट्स के बाद नंबर 4 पे हम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस। और नंबर 5 पे फिर क्या बन रही थी हमारी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो हम बना रहे थे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअल में क्या होती हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं, ये वो डाटा है जो हम यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स को गिवन करते हैं, ताकि वो अपने लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो हमने यही बनाना सीखना है। R1 में, R2 में, एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने क्या करना है, हमने यही बनाना सीखना है। अब इस बनाने के अमल में हमें जिन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे बार बार लेके चल रहे होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे कैसे हैं, कैसे नहीं है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर चीजें जो है हम वो क्या कर रहे होंगे, उनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, इनमें मौजूद क्या है, उन चीज़ों को हम ज़रा देख लेते हैं, उन चीज़ों को ज़रा हम लर्न कर लेते हैं, ताकि हमें आगे जाके इतनी प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो अब इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स हैं, पर्चे हैं, जो किसी भी एंटिटी ने पब्लिश किए होते हैं, और उस पर्चे के ऊपर तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होती है, जो उनके यूजर्स के लिए लाजमी है कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, और आपने अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाटा क्या होगा, कौन से डाटे की नीड सबसे ज्यादा होगी? अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है और आप ओनर है, आप मालिक हैं, क्या एरिया आपका मेन कंसर्न होगा? प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ही होंगे ना। आप प्रॉफिट्स को देखते हुए क्या करेंगे, आप फैसला करेंगे कि यार मैंने इस बिजनेस में चलना है, मैंने इस बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या होगा, गवर्नमेंट का मेन कंसर्न होगा उसने आपके ऊपर टैक्स लगानी, टैक्स के लिए उसको आपके लिए प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने कहा ठीक है। एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज का मेन कंसर्न क्या होगा,
एम्प्लॉयज का मेन कंसर्न होगा सेल्स कितनी हो रही है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सैलरीज का अकाउंट क्या है, पेएबल पीरियड क्या है, ये इनका कंसर्न होगा। जो क्रेडिटर्स हैं उनका मेन कंसर्न क्या होगा कि ये लोन कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट कितना है। तो हर यूजर की नीड अपनी है, तो हमने क्या करनी है, उन यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन देनी है जिसके मुताबिक वो डिसीजन कर सकें, वो कोई भी फैसला वगैरह जो है वो कर सके। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, उसके लिए फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना के दे रहे होंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब बनाते हैं तो उससे पहले एक हमारा कंसेप्ट आता है, दैट इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है कि हम ओनर्स जो होते हैं, जो बिजनेस के मालिक होते हैं, इनको और जो हमारा बिजनेस होता है इनको, इनको हम क्या ट्रीट करते हैं, अलग ट्रीट करते हैं, एक साथ ट्रीट नहीं करते। ये जो ओनर है, इस ओनर के बारे में हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसके बारे में हम कोई डाटा गिवन नहीं करते कि मालिक पैसा कहाँ से कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, कितनी इनकम है, इससे हमारा कंसर्न नहीं। हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न सिर्फ होता है बिजनेस के साथ, हमने बिजनेस के बारे में बताना है, प्रॉफिट्स कितने हैं, सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, वो। तो ऑनर्स को बिजनेस से अलग रख के हमने क्या करने होते हैं, तमाम चीजें जो है ये कैलकुलेट करनी होती हैं। तो इस कंसेप्ट को क्या हम कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, या सेपरेट बिजनेस एंटिटी कहते हैं, कि ओनर्स और बिजनेस अलग चीजें हैं। हम यहाँ पे जितनी बातें कर रहे हैं हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे, ओनर्स के पर्सपेक्टिव से हम कभी भी कतई बात नहीं करेंगे। ओनर्स क्या कर रहे हैं, मालिक क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना टैक्स पे कर रहे हैं, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के साथ है, कि बिजनेस में क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, उसके बारे में हमने तमाम चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी होती हैं। जैसे अभी जो हमने बातें की हैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा ब्रेन टीजर है, इसको देखते हैं। कहता है जी, डिस्कस, बताएं, whether you would consider the following events as business transaction। ये जिसने हमें नीचे इवेंट्स गिवन किए हैं, हमने बताना है क्या ये इवेंट्स जो है ये हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अब इस इवेंट का हमने जवाब देना है इस पर्सपेक्टिव से। देखो, ऑनर अलग चीज है, जो ऑनर की ट्रांजैक्शन है, जो मालिक की ट्रांजैक्शन है, वो हमारे कभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो इसी पर्सपेक्टिव पे हमने क्या करना है, इसका जवाब देना है। पहले पढ़ते हैं, अ बिजनेसमैन परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज। एक बिजनेसमैन ने एक व्हीकल पर खरीदी है अपने प्राइवेट यूज के लिए, बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से कैश निकाल के। However, he also uses it for coming to the office। लेकिन वो इसको ऑफिस आने के लिए भी इस्तेमाल करेगा। अब हमने बताना है कि ये जो इसने हमें पूरी कहानी बताई है, इसमें से बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। अब देखो, उसने व्हीकल ली है अपने प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। क्या प्राइवेट यूज का बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक है? इसका मतलब उसका गाड़ी बेचना, उसका गाड़ी खरीदना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे ही है। उसका गाड़ी खरीदना बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन उसने बिजनेस में से कैश निकाला है, उसने बिजनेस में से कैश निकाला है, इसका ताल्लुक तो बिजनेस के साथ है ना, बिजनेस का कैश कम हुआ होगा। तो इसमें हम बता देंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन इसने की है, गाड़ी परचेज करना, ये इसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, लेकिन जो इसने बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया है, इसका इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस में आ रहा होगा, हम इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहे होंगे। उसके बाद है जी, एबीसी कंपनी हैज पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर। उन्होंने अपने एक पार्टनर का बिजली का बिल जो है वो पे किया है। However, the amount is recoverable from that partner। लेकिन वो अमाउंट जो है वो हम पार्टनर से रिकवर करवा लेंगे। अब देखो, अगर ये यही सवाल होता और इस सवाल में ये अमाउंट रिकवरेबल ना होती, अगर कंपनी ने ओनर का, मालिक का बिजली का बिल पे कर दिया, मालिक का पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिया,
तो वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन इसने चूंकि कह दिया है हम अब पे कर रहे हैं और बाद में आपसे रिकवर करवा लेंगे, तो इसका भी ताल्लुक कोई बिजनेस के साथ नहीं है। आप अभी इसको मालिक को पैसे दे रहे हो, खर्चा पे कर रहे हो, बाद में मालिक से रिकवर करवा लेंगे, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ये ओनर का खर्चा था और हमने ओनर खर्चा करके ओनर से पैसे वापस ले लिए, इसके कोई बिजनेस में इसका अमल दखल नहीं हुआ। बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस की इनकम, बिजनेस का इनफ्लो कुछ नहीं हुआ। तो ये भी क्या है, ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद है जी फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लाइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग से तबाह हो गए जो उसके ऑफिस में ये पड़े हुए थे। फर्नीचर वॉज ओन्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर। फर्नीचर जो है था वो पार्टनर का था। एंड इट वॉज नॉट इन द यूज ऑफ बिजनेस, और वो बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं था। देखें, जो फर्नीचर था वो बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं था, अगर वो तबाह हो गया है तो वो पार्टनर का नुकसान हुआ। लेकिन वो जो फिक्सचर्स वगैरह थे वो चूंकि बिजनेस के थे, वो तबाह हुए हैं, तो वो बिजनेस का नुकसान हुआ। तो जो बिजनेस का नुकसान हुआ है वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है द प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर का मतलब यहाँ पे है मालिक। प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑफिस, उसने ऑफिस को जनरेटर दे दिया। द जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग, वो इस वक्त काम नहीं कर रहा। एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज, और उसको इस्तेमाल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा। प्रीवियसली द जनरेटर वॉज लाइंग इन द प्रोप्राइटर्स हाउस। पहले वो जनरेटर जो है था वो मालिक के अपने घर में था। अब मालिक जनरेटर लेके आ गया, उसने बिजनेस को दे दिया, अब बिजनेस उसको ठीक करवाएगा, ये भी रिपेयर है। और मालिक का एसेट उठा के बिजनेस में लेके आना, ये भी क्या ट्रीट होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही ट्रीट होगी। बिकॉज इट इज जस्ट लाइक कि उसने नया कैपिटल दिया है, एसेट्स की फॉर्म में उसने नई चीज बिजनेस को लाके प्रोवाइड कर दी, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद है बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय था, उससे हमने एक अमाउंट जो है थी वो रिकवर करनी थी। वॉज रिटर्न ऑफ आफ्टर हिज डेथ, वो मर गया, हमने वो अमाउंट माफ कर दी। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है। तो एक्चुअल में देखा है, हमने ये जो भी बात डिस्कस की थी, इसमें हम ऑनर्स को क्या कर रहे हैं, जो ऑनर ट्रांजैक्शन है उसको सेपरेट कर रहे हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको सेपरेट कर रहे हैं। ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं इन्हें ही हम क्या करेंगे, इनको ही हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, यही हम बताएंगे, इन्हीं को हमें समराइज करना पड़ेगा, और यही जाके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो रही होंगी, प्रेजेंट हो रही होंगी। तो जितनी भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं हमें क्या करना है, हमने उनको रिपोर्ट करना है, हमने उनको प्रेजेंट करना है, हमने उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करनी होती है, कम्युनिकेट करनी होती है। इज दैट क्लियर? जी जनाब, कोई सवाल है तो बताओ। सर may I speak? I have a question. जी। सर ये जो नंबर 2 ट्रांजैक्शन है एबीसी कंपनी वाली, आपने उसमें कहा है कि एबीसी एंड कंपनी हैज पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर्स। सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा बिकॉज वो तो पार्टनर को शेयर दे रहा है इसमें। नहीं, उसने उसका बिल पे करके बाद में पार्टनर से अमाउंट वापस ले ली है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन जी कैसे होगी? जी जनाब, आगे चलें। और कोई सवाल है किसी के, बताएं वरना आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम एक और टर्म देखते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। देखो, हमने ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये कैलकुलेट करनी है, मैयर करनी है, रिपोर्ट करनी है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब सवाल ये है, ये डाटा कितने अरसे का हमने रिकॉर्ड करना होता है, कितने टाइम पीरियड का डाटा हमने रिकॉर्ड करना होता है। ये जो चीज है, वो जो टाइम पीरियड है, जिस अरसे की इंफॉर्मेशन हमने लेके आनी है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहला रहा होता है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपने जब से बिजनेस स्टार्ट किया होता है और करंट ईयर तक, क्या आप हर साल का प्रॉफिट, हर साल की इंफॉर्मेशन इकट्ठी बता रहे होते हैं, इकट्ठी रिपोर्ट कर रहे होते हैं? द आंसर इज नो। आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन एक सर्टेन पीरियड के लिए देनी होती है।
एक सर्टेन टाइम के लिए प्रोवाइड करनी होती है, 1 साल के लिए, 6 माह के लिए। तो आपसे पूछा रहेगा कि बताएं पिछले साल का प्रॉफिट क्या था, इस साल का प्रॉफिट क्या है, इतने अरसे में क्या काम किया है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें इसको लेकर चलना पड़ता है। तो वो जो टाइम पीरियड है जिसमें हमें तमाम इंफॉर्मेशन वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा जी 1 जनवरी को और खत्म होगा जाके 31 दिसंबर को। इस 12 महीने के अरसे के दौरान, इस 12 महीने के टाइम के दौरान, इस 12 महीने के अरसे के दौरान जो जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई होगी, हमने क्या करनी होती है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है, हमने उसको लिखना है, हमने उसको बयान करना है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, या फाइनेंशियल ईयर कह रहे होते हैं। बिकॉज इस अरसे की तमाम चीज जो है, जो जो हमने कमाई है, जो जो बेची है, जो नुकसानात हुए हैं, वो हमने क्या करने होते हैं, रिपोर्ट करने होते हैं। अच्छा, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने सीखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसे हैं, सिंपल इज डैट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। उसमें 5 एलिमेंट्स या 5 चीजें होती हैं। पहले आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ये हम एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी रिपोर्ट गिवन करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है, मींस आज के दिन, ऑन दैट स्पेसिफिक डेट बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितनी मालियत के असासे हैं, कितनी मालियत का लोन लिया हुआ है, कितनी मालियत की लाइबिलिटीज हैं, ये सारा कुछ हमने बताना होता है। तो जिस स्टेटमेंट में हम ये बता रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह रहे होते हैं। उसके बाद एक आती है जी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम बता रहे होते हैं कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमने सेल्स कितनी की, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारे पास अदर इनकम्स कौन सी आई, हमारे पास अदर एक्सपेंसेस कौन से हुए। ये तमाम चीजें क्या करनी होती हैं, हमने इसमें प्रेजेंट करनी होती है। मतलब जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, ये तमाम चीजें जिस रिपोर्ट में हम बताते हैं वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहलाती है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास इक्विटी है, इक्विटी कहते हैं कि जो ओनर्स ने जो पैसे लगाए हुए हैं, जो ओनर्स का कैपिटल हमारे बिजनेस में आया हुआ था, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। मतलब जो वो ओपनिंग उन्होंने साल के शुरू में हमारे बिजनेस में पैसे लगाए थे वो देखते हैं, हमने उन्हें कितना प्रॉफिट दिया, उन्होंने कितनी बिजनेस में से ड्राइंग की, फिर क्लोजिंग कितना बैलेंस होगा, ये तमाम चीजें हमने क्या करनी होती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट करनी होती है। फिर हम चौथी स्टेटमेंट बनाते हैं। इस चौथी स्टेटमेंट में हम बिजनेस का जो कैश की सूरत हाल है, जो कैश की पोजीशन है कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना मौजूद, हाथ में हमारे पास कितना कैश मौजूद है, वो हम बता रहे होते हैं। और साथ हम देते हैं फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो सी हमने कैलकुलेशन की होती है, जो सी हमने चीज़ें की होती हैं, उन इंफॉर्मेशन की रेफरेंसेस, स्टैंडर्ड क्या यूज़ किया है, प्रोविजंस कौन सी लगाई हैं, वो चीज़ें हम सारी यहाँ पे गिवन कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र आता है, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है, वहाँ पे इन पांचों को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहे होते हैं। अब इन पांचों में से हर एक का अपना मकसद है, हर एक का अपना पर्पज है। ये एसेट्स के बारे में है, ये इनकम के बारे में है, ये इक्विटी की मूवमेंट के बारे में है, ये कैश की मूवमेंट के बारे में। मतलब आप जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, कितने एसेट्स कम हुए हैं, कितने एसेट्स ज्यादा हुए हैं, आप इसको पकड़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। आप जानना चाहते हैं सेल्स कितनी हुई हैं, एक्सपेंसेस कितनी है, सैलरीज कितनी जा रही हैं, उसके लिए आप इसको पकड़ लेंगे। आप जानना चाहते हैं
कैपिटल में मूवमेंट क्या है, डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पैसे कैसे वापस हो रहे हैं ओनर्स को, ड्राइंग्स कैसी हैं, आप यहाँ चले जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट तो इतने मिलियंस का है, क्या इतने हमारे पास कैश मौजूद भी है कि नहीं है, या जो हमारे पास बिजनेस में कैश है उसकी क्या सूरत हाल है, उसके लिए फिर हम ये पढ़ रहे होंगे। और उनके अंदर जो हमने कैलकुलेशंस की होती हैं उनके रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पे गिवन किए हो रहे होते हैं। अब इसमें से ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स वगैरह, जिसमें से हमारे पास एक दो स्टैंडर्ड के ऊपर नोट्स हैं, ये तीन चीजें जो हैं ये आपके FAR 1 का पार्ट है। ये तीन चीजें हमने FAR 1 में सीखनी है। इसमें से ये भी 20 नंबर का सवाल आता है, इसमें से भी 20 नंबर का सवाल आता है, और इसमें से भी 20 नंबर का सवाल आता है। तो ये तीन एरियाज जो है ये R1 के हैं, जिन पे हमने जाके तफसीलन डिस्कशन करनी है बहुत ज्यादा, क्या है, किस तरह से हैं, कैलकुलेशंस क्या हो रही हैं, सब कुछ सीखेंगे, डिटेल्ड में इनको बनाना सीखेंगे। ये जो वाले जो दो एरियाज हैं, जो ऊपर आपको दो स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, इनका ताल्लुक R1 के साथ नहीं है। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, मतलब जो बेसिक्स अकाउंटिंग है वहां पे सिखाई जाती है, बट इसके हम फॉर्मेट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, और हम आगे जब जाएंगे तो हम इनके भी रेलेवेंट कुछ कुछ सवाल प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, ताकि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना आ जाए। तो ये तीन तो हमारे R1 के सिलेबस का पार्ट है, बट हम ये दो भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में जाके फेस ना हो। इज दैट क्लियर? बोर तो नहीं हो रहे? अब जरा हम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसको हम देखते हैं, इसमें क्या कुछ शामिल होता है और क्या कुछ शामिल नहीं होता। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेना, किसी भी बिजनेस को पकड़ लें, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो तमाम कैलकुलेशन, तमाम चीज़ें जो हैं जो घूमनी है, वो एसेट्स के और लायबिलिटीज के अगेंस्ट ही घूमनी है। आप कोई भी पकड़ लें, कोई भी चीज़ पकड़ लें, उसमें आपकी कहानी जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के अगेंस्ट क्या होनी है, घूमनी है। ये हमारा मेन कंसेप्ट है, इसको ज़रा हमने समझना है, और यहाँ से हम फिर आगे मूव करेंगे अपने डबल एंट्री सिस्टम में। इसमें ज़रा हमने देखना है कि एसेट्स जो हैं वो हमारी इक्विटी और लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। ये जो है ना, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले ना हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एसेट्स का, इनकम का, एक्सपेंसेस का सबका इल्म तो है ना, एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन सब का इल्म तो है ना आप लोगों को, जो हमने बात की थी। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगी ना आपको? नहीं। चलिए मैं जरा यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, एक कारोबार स्टार्ट करता हूँ, जरा यहाँ पे समझिएगा। हमारा एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या कहती है कि जो भी हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, एसेट्स हमेशा इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के बराबर होंगे, ये हमेशा ऐसे रहेगा। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक एसेट्स हमेशा इक्विटी और लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। इक्विटी कहते हैं जो ओनर्स का पैसा आया है वो, ये हमने कल बात की थी, जो बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर होती है उसे हम इक्विटी कहते हैं, और जो बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज होती हैं वो हमारी लायबिलिटीज खिला रही होती है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप जाते हैं जी
आप 1 लाख रुपए का लोन ले आते हैं, आप 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लेते हैं, आप कारोबार में लगा देते हैं। अब बैंक से लोन लिया, कारोबार में लगा दिया, क्या बिजनेस में कैश आया? क्या बिजनेस में कैश आया? जब बिजनेस में कैश आया तो क्या हम लाख रुपए का एसेट बिजनेस में रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे कैश की फॉर्म में? इसका मतलब हम लिख देंगे, यदि बिजनेस में हमारे पास 1 लाख रुपए का कैश आ गया एसेट्स। और मैंने कहा था एसेट्स हमेशा इक्विटी और लायबिलिटी के बराबर होंगे। अब ओनर्स ने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन हम ये लोन लेके आए हैं ना, ये लोन हमने पे करना है, तो ये लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो ये हमारा एसेट्स जो है इसके बराबर होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें किसी को मसला? चले, फिर यहाँ पे आपने 20,000 रुपया बिजनेस में ओनर भी ले आए। अब ओनर भी बिजनेस में 20,000 रुपया ले आया, तो क्या मजीद बिजनेस में 20,000 रुपया कैश नहीं आया होगा? आया होगा। तो आपके बिजनेस में 20,000 का कैश आ गया। अब आपके पास टोटल एसेट्स कितने हो गए हैं? आपके पास टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश 1,20,000 के हो गए हैं। अब ओनर कितने लेके आया था? ओनर 20,000 लेके आया था, वो आपने इक्विटी में लिख दिए। और लाइबिलिटी कितनी है आपकी? 1 लाख रुपया है, ये आपने लिख ली। तो इसका मतलब एसेट्स जो हैं वो हमारी इक्विटी के बराबर ही होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। ठीक है, अब आप गए, आपने जाके फर्नीचर परचेज कर लिया। अब फर्नीचर आपने परचेज कर लिया 50,000 का। अब देखो, जब आपने फर्नीचर परचेज किया होगा, जब आपने फर्नीचर परचेज किया होगा, आप पेमेंट करके आए होगे ना? जब आप पेमेंट करके आए होगे, जब आपने अमाउंट पे की होगी, तो क्या आपके बिजनेस में से 50,000 कैश कम नहीं हुआ होगा? आपने बिजनेस में से 50,000 रुपया कैश निकाल लिया, कैश निकाल के आप ले गए। जब आप बिजनेस में से कैश निकाल कर ले गए हो, तो क्या बिजनेस में 50,000 की कमी नहीं होगी? द आंसर इज यस। बिजनेस में हमारे पास कैश में कमी हो गई, हमने 50,000 रुपया कैश निकाल लिया। अब मेरे पास कैश कितना बचा होगा? अब मेरे पास कैश बचा होगा 70,000 रुपया। इक्विटी और लाइबिलिटी तो मेरे पास 1 लाख चल गया 20,000 रुपए की। अब मेरे पास कैश 70 का है, इक्विटी लाइबिलिटी मेरे पास 1,20 की है। ये तो बराबर होने चाहिए, यहाँ तो बराबर नहीं आ रहे। तो हम कहेंगे भाई साहब हमने ये कैश निकाल के क्या लिया है? ये हमने कैश निकाल के फर्नीचर लिया। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, आप उसको लिख लें तो दोबारा से आपके टोटल एसेट जो हैं वो 1,20,000 के हैं, और आपकी लाइबिलिटीज जो हैं वो भी कितने की रहेंगी? 1,20,000 की रह रही होंगी। तो इन एनी केस, कोई भी केस हो रहा हो, आपने एक चीज याद रखनी है, वो कभी भी नहीं भूलनी कि हमारे बिजनेस में जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन हो जाए, जितने मर्जी इवेंट इनकर हो जाए, हमारे जो एसेट्स हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज के, इक्विटीज के बराबर ही रहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ये इन एनी केस ये क्या रहती है? ये सेम रहती है। जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे, जितने भी हमारे पास चीजें होंगी, वो सारी की सारी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। इज दैट क्लियर? अब हम जरा वापस चलते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज और इक्विटीज के बराबर होते हैं।
और ये चीज हम कहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, ये हम चीज रिपोर्ट करेंगे जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हम इसमें बता रहे होंगे, इसमें रिपोर्ट कर रहे होंगे। फिर हम बाकी भी तो कमाइयाँ करते हैं, हम सेल्स कर रहे हैं, हमारे अखराजात हो रहे हैं, जो हम पैसे लेके आ रहे हैं, जो खर्चे वगैरह कर रहे होते हैं, इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, इसे हम कैलकुलेट करेंगे लॉस। ये जो प्रॉफिट या लॉस जो होगा, ये हमने किस स्टेटमेंट में बताना होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बताना होगा। तो ये दो हमारे पास बुनियादी स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड बताएगी और दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, वो हमारी इनकम का, हमारे एक्सपेंसेस वगैरह का रिकॉर्ड जो है वो बता रही होगी। अब ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, कल हमने इनकी एग्जांपल्स वाइज तो काफी डिस्कस किया था। अब एसेट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें, एसेट्स कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स है जो हमारे पास आज प्रेजेंट है, जो मौजूद है, जिसको एंटिटी कंट्रोल कर रही है, बिजनेस जो है वो कंट्रोल कर रही है। और कंट्रोल क्यों कर रही है, कि उसने माजी में कोई ऐसा इवेंट किया था जिसकी वजह से उसका एसेट के ऊपर कंट्रोल आ गया। जैसे उसने परचेज किया था, रेंट पे लिया था, एक्वायर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये पास्ट इवेंट था। उस पास्ट इवेंट की वजह से ये क्या हो रहा है, सारे का सारा हासिल हो रहा है। तो ये हमारे एसेट्स की डेफिनेशन कहलाती है। जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा जी, इन शॉर्ट हमने क्या करना होता है, अगर एसेट्स की बात करें तो ये डेफिनेशन जो है ये हमने बतानी है। एसेट वो चीज है जो बिजनेस की ओनरशिप में है, जो बिजनेस की मलकियत में है, उसको आप या तो कंट्रोल कर रहे हो, आपके पास मौजूद है, या आपके पास मौजूद हो जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, एसेट कहला रहे होते हैं। अब इन एसेट्स की ना हमने दो तरह के क्लासेस बनाई हुई हैं, हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है टाइप्स। एक हमारे जो हैं, एक हमारे कहलाते हैं करंट एसेट्स, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, सिंपल, वो तमाम एसेट्स जिनका बेनिफिट शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जल्दी खत्म हो जाते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स है। अब मुझे बताएं, बिजनेस में कैश जो है क्या वो देर तक चलता है कि जल्दी खत्म हो जाता है? आपके बिजनेस में अगर लाख रुपया है, क्या आप उस 1 लाख रुपए को 10 साल तक चला सकते हो? आपके पास बैंक में 50,000 पड़े हुए हैं, क्या आप उस बैंक के 50,000 रुपए को 3 साल 4 साल तक चला सकते हो? नहीं चला सकते। लेकिन ये एसेट्स तो हैं, कैश एसेट्स है, बैंक एसेट्स है, लेकिन ये बेनिफिट शॉर्ट्स है, इन्वेंट्री, स्टॉक एसेट्स है, बेनिफिट जो है लेकिन शॉर्ट है। अगर आपकी एक दुकान है, आपने दुकान में सामान ला के रखा हुआ है, उस सामान को बेचना है, वो जो सामान आप खरीद के लेके आए हो वो आपका एसेट है ना, जो स्टॉक परचेज करके लाए हो, जो चीज आप बेच रहे हो, वो आपका एसेट है ना। लेकिन क्या वो जो आप आज सामान खरीद के ले आओगे, क्या आप उसको 5 साल तक बेचते रहोगे? आंसर इज नो। तो वो तमाम एसेट्स जिनका बेनिफिट शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें मिल रहा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। वो हमारे करंट एसेट्स कहला रहे होते हैं। अब ये करंट एसेट्स का बेनिफिट जो है ये लेस देन 12 मंथ्स का होता है। 1 साल से कम अरसे का बेनिफिट जो है वो हम इसमें कंसीडर कर रहे होते हैं। मतलब वो तमाम एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, वो हमारे करंट एसेट्स कहला रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इसकी समझ आती है सबको? एवरीवन। और नॉन करंट एसेट्स क्या हैं? नॉन करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स हैं जिनके बेनिफिट हमें 12 माह से ज्यादा, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप मुझे खुद बताओ, आपने एक बिल्डिंग बनाई है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, या एक बिल्डिंग खरीदी है बिजनेस के लिए, क्या उस बिल्डिंग को 1 साल के बाद खत्म कर दोगे?
या 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी बिल्डिंग? आप एक मशीन लेके आए हो, आपने एक बिजनेस में मशीन लगाई है, क्या वो मशीन 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी? आप बिजनेस में कंप्यूटर्स लेके आए हो, क्या वो कंप्यूटर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे? तो आंसर इज नो। ये लॉन्ग टर्म चलेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। आपने बिल्डिंग बना ली है, आप मर जाएंगे, बिल्डिंग वहां पे खड़ी रहेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी ना। आप एक प्लांट ले आए हैं, आप एक मशीन ले आए हैं सॉरी, जरा तबीयत आज भी खराब है तो बार बार खांसी आ रही है। आप एक मशीन ले आए हैं उस मशीन को आपने बिजनेस में लगा दी है, अब वो 5 साल चले, 10 साल चले, बट उसका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म है ना, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट आ रहा है ना। अब वो तमाम एसेट्स जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे तक का आपको हासिल हो रहा होता है, आप कमा रहे होते हैं, आप अर्न कर रहे होते हैं, उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कह रहे होते हैं। आपके FAR 1 के सिलेबस में नॉन करंट एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेड सी में फॉल करते हैं और ग्रेड सी की वेटेज जो है वो 40 नंबर की है। मतलब हमने इतनी डिटेल्ड में जाके नॉन करंट एसेट्स डिस्कस करने हैं, प्रोबेबली मंडे से हम यही डिस्कस कर रहे होंगे R1 में। और मंडे से हमारी R1 तो स्टार्ट हो जानी है, अभी तो हम इसी वीक बेसिक्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मंडे से ये हमारा हाल शुरू हो जाना है। तो 40 नंबर का एरिया हमारे FAR 1 में नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉन करंट एसेट्स ही होते हैं। व्हीकल्स, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे यूज करना है, कैसे इनको हमने रिपोर्ट करना है, ये तमाम चीजें जो है वो हमने यहाँ पे सीखनी है। तो हमारे इनकम फ्रॉम क्या कहते हैं, जो हमारा FAR 1 है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, मतलब 40 नंबर के सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन करंट एसेट्स की कैलकुलेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स के ला रहे होते हैं, ये हमारे एसेट्स की कैटेगरी है। करंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जी जनाब, इनमें कोई सवाल है तो बताएं, करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में। अगर नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज हैं। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं? बात तो हमने कर ली है, अब किताबी बात भी कर लेते हैं। लाइबिलिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन फर्ज कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, या फराइज कह सकते हैं ना। एक हमारी ऑब्लिगेशन है, एंटिटी का फर्ज है। फर्ज क्या है कि इसने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मतलब कैश है, अमाउंट वगैरह है, ये पे करनी है कुछ पास्ट इवेंट की वजह से। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है कि माजी में, इन पास्ट, आपने कोई ऐसा काम किया था, आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की थी, कोई आपका ऐसा इवेंट इनकर हुआ था जिसकी वजह से आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गया है, ये आपके ऊपर फर्ज हो गया है कि अब आपने उस ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करना है, उस ऑब्लिगेशन को सेट ऑफ करना है। जैसे आप लोन लेते हैं, लोन की पेमेंट जाके फ्यूचर में करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 2020 में लोन ले लिया, तो उसकी पेमेंट कब करेंगे? 2021 में जाकर पेमेंट कर रहे होंगे, ऐसा ही होगा ना। 2020 में अगर लोन लिया तो उसकी पेमेंट 2021 में कर रहे होंगे। अब देखो 2021 में आप पेमेंट कर रहे हो, 2021 में लोन वापस कर रहे हो, तो क्या 2021 में वो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है? क्या 2021 में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने पेमेंट करनी है, आपने एक इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है? और करना क्यों है? बिकॉज पास्ट में, माजी में आपने एक इवेंट किया था, पिछले साल आपने लोन लिया, ये आपका माजी का इवेंट था। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल की है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने ये लोन की अमाउंट वापस करनी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लाइबिलिटी कह रहे होते हैं। ये हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है। इन शॉर्ट, लाइबिलिटी क्या है कि जो बिजनेस ओन कर रहा है, जो बिजनेस का कर्ज है, जो बिजनेस ने वापस करना है, वो उसकी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? जी जनाब,
बोर तो नहीं हो रहे? ये मजा आ रहा है बेसिक्स पढ़ने का? अभी तो बेटा तुम बेसिक्स एंजॉय कर रहे हो, अगर मंडे से देखना तुम्हारे से जिन निकालता मैं। अच्छा, जैसे हमारे पास एसेट्स की कैटेगराइजेशन है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। सिमिलरली उसी पर्सपेक्टिव में हमारी लाइबिलिटीज की भी क्लासिफिकेशन है। करंट लाइबिलिटीज होती हैं और हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या है? वो तमाम लाइबिलिटीज जो हमने 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है। वो तमाम लाइबिलिटीज जो हमने लॉन्ग टर्म पे करनी है, मतलब जिसको पे करने में, जिसको चुकाने में 1 साल से ज्यादा का अरसा लग जाएगा, वो हमारी क्या कहलाएंगी? वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है वो कहला रही होंगी। जिस तरह एसेट्स हमारे करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, इसी तरह हमारे पास लाइबिलिटीज जो है वो भी करंट लाइबिलिटीज होती हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। ये क्लियर है? चले जी। अब हमने ये बताना है, ये आपके सामने एक और ब्रेन टीजर है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ मैं आपको साथ साथ, ताकि आपको माइंड में इन चीज़ों के कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिकॉज जब आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ के आते हो ना, तो उसमें आपने पूरा पर्चा पढ़ा है, हर चीज सीखी है, पेपर दिया है, पास किया है, कंसेप्ट लिखे हुए हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पढ़ के बैठे हुए हैं आप। बट नाउ इसमें क्या है? इसमें हमने मतलब इतना तो नहीं कर सकते, बट हमने जो बेसिक्स नॉलेज है, जो रिक्वायर्ड है, वो हमने एटलीस्ट करनी है। तो अभी जो हमने एसेट्स पढ़े हैं, जो हमने लाइबिलिटीज पढ़ी हैं, अब उसको हमने यहाँ पे देखना है। अब हमने बताना है, ये उसने हमें बताना है, हमने इनमें से क्लासिफाई करना है कि कौन सी चीज हमारे पास एसेट्स है और कौन सी चीज हमारे पास लाइबिलिटीज है। वो हमने देखना है। सबसे पहले है लोन टू एन अदर बिजनेस। आपने किसी और बिजनेस को लोन दे दिया, आपने किसी दूसरे बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो आपने उससे ये अमाउंट रिकवर करवानी है। अमाउंट रिकवर करवानी है ना, आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी मिलना है। आपने को ये बेनिफिट मिलना क्यों है? बिकॉज आपने ये इवेंट किया है, आपका इसके ऊपर कंट्रोल भी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि आपने बैंक से लोन ले लिया है। बैंक से लोन का मतलब ये आपकी लायबिलिटी है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ये आपके एसेट्स में आ जाएंगे। कंप्यूटर्स जो हैं ये भी हमारे जो होते हैं एसेट्स में आ जाएंगे। आवाज आ रही है? स्क्रीन स्टक हो गई है, एक सेकंड। अब कंप्यूटर्स जो हैं, मेरी ना स्क्रीन काम नहीं कर रही। अच्छा, कंप्यूटर्स जो हैं हमारे, ये भी हमारे एसेट्स हैं। अगर हमने किसी से कोई सामान परचेज किया है उधार, हम उसको कोई अमाउंट ऑफ कर रहे हैं, हमने उसको अमाउंट वापस करनी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी ट्रीट होगी। हमारे पास एक वेयर हाउस है जिसको हम ओन कर रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारा एसेट है। मोटर व्हीकल, ये हमारा एसेट्स है। प्रेमिसेस, ये भी हमारे एसेट्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हमारे एसेट्स हैं। इन्वेंट्री, ये भी एसेट्स हैं। अकाउंट पेएबल, हमने अमाउंट पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। बैंक को पेमेंट करनी है, ये लाइबिलिटी है। हमारे पास कैश इन हैंड है, ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारा एसेट है। और हमने लोन लिया है दोस्त से बिजनेस पर्पस के लिए, ये भी हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। तो ये तमाम चीजें क्या हैं? ये तमाम चीजें हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स में क्या हो रही होती हैं? ट्रीट हो रही होती है। इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एसेट्स होते हैं हमारे। कभी आप मेट्रो वगैरह में गए हैं? आप अगर उन मेट्रो वगैरह में जाएंगे ना, तो वहां पे देखा होगा आपने, वहां पे
छत पे देखें या बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाके अगर आप उनकी छत पे देखें तो वायरिंग वगैरह हुई होती है, वो बड़ी कॉस्टली वायरिंग होती है। ये पानी की वायरिंग हो रही होती है या एसी के लिए वेंट्स वगैरह लगाई होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी महंगी होती है। तो ये आपके एसेट्स ही शुमार हो रहे होते हैं। जी जनाब। आई थिंक ये मुझे तंग कर रहा है लैपटॉप, हम इसको फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। यहाँ से फिर हम ऑनवर्ड कल कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं आपको फिर डबल एंट्री पे ले दूंगा, बिकॉज जितनी इन्फॉर्मेशन है थी डबल एंट्री की वो मैंने करवा दी है। अब कल हमने जो चीज़ डिटर्मिन करनी है, जो चीज़ हमने डिस्कस आउट करनी है, वो क्या है, वो हमने देखना है कि कल हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा कि एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज कैसे रिकॉर्ड होगा। एसेट्स में फिर वो जो है अपना लाइबिलिटीज का इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटीज का डिक्रीज हो गया, ये कैसे रिकॉर्ड होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कल हम फिर क्या कर रहे होंगे, डिस्कस आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल हुआ तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कल मैं आपको डबल एंट्री जो है डेबिट्स और क्रेडिट्स वो सिखा रहा हूँगा, और कल मैं आप लोगों को पहली असाइनमेंट भी आपके इंशाल्लाह दूंगा डबल एंट्री के परस्पेक्टिव से। कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम उसको ठीक है जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।